Hey SLVs, welcome again to our channel. I'm Renuka and you are watching Master It. And the topic is employee retention. How to retain employees. अगर आप फ्यूचर HR प्रोफेशनल हो, अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो HR डोमेन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या आपको पता है एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होता है. सो आप इस कंसेप्ट को अगर समझ जाते हो तो आप बहुत ही स्मार्टली आंसर कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम अगेन टू अवर चैनल. आई एम रेणुका एंड यू आर वाचिंग मास्टर इट. आज का हमारा टॉपिक फुल्ली डेडिकेटेड होने वाला है करंट वर्किंग HR प्रोफेशनल्स, फ्यूचर HR प्रोफेशनल्स और HR डोमेन के स्टूडेंट्स के लिए. एंड द टॉपिक इज एम्प्लॉय रिटेंशन, हाउ टू रिटेन एम्प्लॉयज़. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर है इन टुडेज़ एरा. और हमारा बेसिक मोटिवेशन और बेसिक इंटेंशन आप बोल सकते हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का यही है कि इसकी कंसेप्ट को हम यहाँ पे घुसा सकें. क्योंकि जब तक आपको इसकी कंसेप्ट समझ में नहीं आती कि एम्प्लॉय रिटेंशन है क्या, तब तक आप इसको ना सॉल्व कर सकते हैं और ना ही इस पर आप कुछ भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप थ्योरीज़ में इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे लेक्चर्स भी दिए जाते होंगे कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में. बट जब तक आप इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ नहीं समझेंगे, तब तक वो कंसेप्ट आपके यहाँ पे नहीं घुसेगी. तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर कर सकते हैं. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप इन जो मैं अभी डिस्कस करूँगी आगे पॉइंट्स, उनको आप ध्यान में रखते हुए, उनको फोकस करते हुए अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स पे कुछ तो एटलीस्ट अ सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन आप निकाल सकते हो. अगर आप फ्यूचर HR प्रोफेशनल हो, अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो HR डोमेन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या आपको पता है एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होता है. अगर आपको बोला जाए कि आप क्या सोल्यूशन निकालेंगे एम्प्लॉय रिटेन करने का, तो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. सो आप इस कंसेप्ट को अगर समझ जाते हो तो आप बहुत ही स्मार्टली आंसर कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भी टॉपिक पे वीडियो कभी भी जस्ट वीडियो बनानी है, जो चीज़ें किताबों में लिख दी गई हैं उन्हीं को जस्ट एक नॉर्मल वे में जो कोई भी पढ़ के भी समझ सकता है उतना ही समझा के जस्ट वीडियो एंड करना है, ये मेरा इंटेंशन कभी भी नहीं रहा है. मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप उस कंसेप्ट को समझो, ये आप प्रैक्टिकली उसके बारे में सोच के एज पर योर नीड आप उसको यूज़ कर सकें. क्योंकि कंसेप्ट समझना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग एज पर माई पर्सपेक्टिव. अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई ना तो आप आंसर लिख सकते हैं, आप उस बारे में इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकली उसको यूज़ कर सकते हैं. सो मेरा एक इंटेंशन होता है किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने का कि कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट. एम्प्लॉय रिटेंशन इतना सीरियस टॉपिक क्यों हो चुका है? क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी, कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज एंड वैकेंसीज इन दैट कंपनीज बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं. तो एम्प्लॉयज़ के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं टू स्विच और कंपनीज के पास भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं टू फिल द वैकेंसी. बट रिटेंशन इज़ नॉट ओनली दिस. मेरे पास एक छोटा सा लिंक्डइन का वीडियो है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा. द पॉइंट्स इन दैट वीडियो इतनी बारीकी से और इतना आउट ऑफ द बॉक्स उसमें पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि कैसे एम्प्लॉई की जनरेशन चेंजेस होती गई, कैसे नीड्स ऑफ एम्प्लॉय चेंज होते गए, कैसे एम्प्लॉय बिहेवियर चेंज होता गया. तो यही है बेसिकली, उसको इन रिटेंशन से जोड़ा गया है कि कैसे एक एम्प्लॉय का फ्रॉम द पास्ट टू करेंट आज के एरा में कैसे एक एम्प्लॉय चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ नीड्स एंड इन टर्म्स ऑफ जनरेशन. इसीलिए रिटेंशन का परसेंटेज कैसे ड्रास्टिकली चेंज हुआ है ये उस वीडियो में डिस्कस किया गया है. बेसिकली यही 3 पॉइंट्स हैं उसके, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ मैं आपको अपने पर्सनल HR एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि 1.5 साल हो गया है मुझे अब इस डोमेन में काम करते. एंड येस, आई हैव फेस्ड एम्प्लॉय रिटेंशन एंड मैंने बहुत ट्राई किया. मैं एक हद तक थोड़ा सक्सेसफुल भी हुई कि अपना एम्प्लॉय रिटेंशन मैं कम कर सकूँ, जो मैंने किया भी. सो वही सारे एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप क्या क्या ऐसा कर सकते हो कि आप अपने एम्प्लॉय को रिटेन करके रख सको. कंपनीज के लिए बिगर चैलेंज है एम्प्लॉय रिटेंशन, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर्स ऐसे होते हैं जो 6 महीना या हार्डली 1 साल काम करके देन वो जस्ट स्विच कर लेते हैं अपनी जॉब. तो इस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए कंपनीज बहुत सा रिसर्च भी कर रही हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से हम अपना आउटकम कर सकें. सो इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं. तो जो जिन चीज़ों की हमने अभी बात की कि क्या रिवोल्यूशंस थे, क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में.
सो इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं। तो बिजनेस वर्ल्ड ने 3 जनरेशन्स देखी हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेकेंड इज इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन एंड थर्ड इज अवर सोशल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में लोग सर्वाइवल के लिए काम करते थे, फॉर डेली इसेंशियल्स जैसे कपड़ा, खाना और रहने की जगह। लोग उस टाइम पे जहाँ काम करते थे वहाँ पे वो परमानेंटली काम करते थे, कभी भी वो जॉब छोड़ने की सोचते तक नहीं थे, चाहे उन्हें कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। वो ऐसा था, बॉस इज ऑलवेज राइट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम थी। वो आज की जनरेशन की ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, जहां आईटी कंपनीज ने बिजनेस वर्ल्ड में स्टेप इन किया। अब जो जनरेशन काम करने लगी वो अपने पेरेंट्स की तरह ना कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए वो काम करने लगी, ताकि जिससे वो ऐसी एक स्टैंडर्ड और हैंडसम सैलरी पा सकें कि वो घर ले सकें, अपनी गाड़ी की EMIs पे कर सकें, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेके उन्हें एक अच्छी जगह पे वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। अभी तक हमने जो 2 जनरेशन्स डिस्कस की हैं उसमें अगर हम एक पर्सपेक्टिव ये भी देखें तो एक पॉइंट निकल के ऐसा आता है कि कितने लॉयल एम्प्लॉयज़ थे उस टाइम के, कि वो किसी कंपनी को छोड़ने की सोचते नहीं थे। वो एक कंपनी को लेके बहुत ही डेडिकेटेड और लॉयल रहते थे। बट द फैक्ट इज़ फर्स्ट जनरेशन में भी लॉयल्टी को कभी पहली जगह नहीं मिली। वो इसीलिए नहीं छोड़ते थे बिकॉज उनका कमाने का इंटेंशन सिर्फ सर्वाइवल था और उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। सेकेंड जनरेशन जो कि थी इन्फॉर्मेशन जनरेशन, उनके कमाने का इंटेंशन ही अलग था। उनको अपनी स्टैंडर्ड बढ़ानी थी, लिविंग की अपना पे स्केल इंक्रीज करना था, क्योंकि उनके एक्सपेंस का जो दायरा था वो बढ़ चुका था। तो उनको ऑप्शंस मिलते गए। तो आज की तरह तो उन्होंने नहीं स्विच किया, बट वो दे स्टार्टेड टू स्विच अ बिट, है ना, उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्विचिंग स्टार्ट किया। अब आती है आज की जनरेशन, हमारा थर्ड रिवोल्यूशन, जो कि है सोशल रिवोल्यूशन। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनीज़ की तरफ लॉयल नहीं होते, वो अपना मतलब निकालते हैं, जहाँ उन्हें एक्सपीरियंस मिला, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो निकल गए। बट द फैक्ट इज़ लॉयल्टी किसी भी जनरेशन में नहीं थी। जो अपने मन से लॉयल थे, आज भी अपने मन से लॉयल एम्प्लॉयज़ होते हैं, तब भी अपने मन से थे, बट दैट वाज फोर्सफुल। उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, वो फोर्सफुली था उनके ऊपर कि उन्हें यही काम करना है। सेकंड जनरेशन में फोर्स थोड़ा कम हो गया तो उन्होंने थोड़ा बहुत स्विच किया, बट आज ऐसी कोई फोर्सफुल चीज़ नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या फिर आप कहीं जा नहीं सकते। सो लॉयल्टी नेवर एग्जिस्टेड इन दिस एम्प्लॉय कंसेप्ट। देन केम द थर्ड जनरेशन विच इज़ सोशल रिवोल्यूशन, मतलब आज की जनरेशन। 2008 के रिसेशन के बाद इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन डाइड। अब आप इंफॉर्मेशन फ्री में गेन कर सकते हैं और यूट्यूब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज की जनरेशन डिजिटल एंड सोशल है। लाइक आप ईच एंड एवरीथिंग इंटरनेट पे फ्री में मिलेगी, आपको सोशल मीडिया पे फ्री में मिलेगी। लाइक हर एक चीज़ ओपन प्लेटफॉर्म पे डिजिटली अवेलेबल है। टुडेज वर्कफोर्स, टुडेज जनरेशन डोंट केयर अबाउट सर्वाइवल और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्योंकि सर्वाइवल की शुरुआत उनके दादा दादी ने कर दी, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारे मम्मी पापा ने हमारी बढ़ा दी। हमारे पास आज घर है, हमारे पास गाड़ी है, जो हमारे दादा दादी और मम्मी पापा ने हमें दे दिया है। तो ऐसा क्या है जो आज की जनरेशन की डिमांड है? तो वो डिमांड है क्वालिटी ऑफ लाइफ। उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क प्लेस चाहिए, क्वालिटी ऑफ जॉब, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ जॉब रोल। कोई भी कंपनी उन्हें क्या KRA ऑफर कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड लर्निंग्स एंड रिवॉर्ड्स। तो ये है आज के जनरेशन की डिमांड। तो यही थी वो 3 जनरेशन्स जो हम डिस्कस करने वाले थे। आपने क्या नोटिस किया, प्लीज़ कमेंट डाउन। तो मैंने जो नोटिस किया इसमें कि कैसे इसमें ये शो किया गया है नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉयज़ की क्या नीड्स हैं और उन नीड्स से इफेक्ट होके कैसे एक एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज होता है। फर्स्ट जनरेशन में एम्प्लॉय एक रोबोट था। कंपनी जो उन्हें बोल देती थी वो एज इट इज़ उसे करते थे, विदाउट इफ एंड बट्स, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। ये करना है और ख़त्म करना है इसको, कोई इसमें दो राय नहीं है। सेकेंड जनरेशन को थोड़ा सा फील आया कि हम सिर्फ रोबोट नहीं हैं, हमारी नीड्स सिर्फ एक रोज़ का दिन निकालना नहीं है, इससे ज़्यादा भी कुछ हमारी नीड्स हैं। तो उनका दायरा बढ़ा। बट आज की जनरेशन के पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो सारी हैं, अब उन्हें चाहिए क्वालिटी बेसिस पे उनका बिहेवियर चेंज होता है। जो कंपनी उन्हें क्वालिटी नहीं दे सकती इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ KRA, इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन, वो उस कंपनी में नहीं टिक सकते। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो, कंपनी आपकी कितनी वैल्यू कर रही है इस पर डिपेंड करता है एम्प्लॉय का रिटेंशन। अब मैं आपको मेरे HR प्रोफेशनल करियर में, मेरे जो ये 1.5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने क्या क्या फेस किया है, मैंने कैसे अपने एम्प्लॉय रिटेंशन को क्लोज किया है। कि मेरे ज्वाइनिंग से पहले काफ़ी रिटेंशन था, उसको मैंने धीरे धीरे कम किया, बहुत चैलेंजेस फेस किए। तो उन्हीं चैलेंजेस के बारे में मैं आज बताऊंगी और उससे मैंने क्या आउटकम निकाला है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे एक हद तक आपका रिटेंशन कम हो सके। सो लेट्स डिस्कस दोज पॉइंट्स। अब एक HR की भी छोटी सी कंसेप्ट होती है। HR सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए,
कंपनीज़ की तरफ से आई सैलरी बजट बताने के लिए, वैकेंसीज़ को भरने के लिए, दिए गए आपके केआरए को कंप्लीट करने के लिए, रंगोली बनाने के लिए नहीं होता है। एचआर की कंसेप्ट होती है, एचआर एक ब्रिज होता है अपनी कंपनी और अपने एम्प्लॉयज़ के बीच का। काफ़ी सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि एचआर करता ही क्या है ऑफिस में आके। तो एचआर वो ब्रिज होता है, कंपनी अपनी पॉलिसीज़ एचआर को बताती है कि दीज आर अवर पॉलिसीज़ जो इस डेट से इफेक्टिव हो जाएंगी, और वही पॉलिसीज़ को एचआर अपने एम्प्लॉयज़ तक फ्लो में ले जाता है। बट एचआर के पास वो स्किल सेट होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो इस वे में बताए कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस फील ना करें, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो उन पॉलिसीज़ के साथ। अगर कुछ है भी तो वो एम्प्लॉयज़ उस एचआर के साथ शेयर करें, एक विचार करके उस चीज़ों पर डिस्कस करके एज़ पर एम्प्लॉय पॉलिसीज़ भी, कंपनी पॉलिसीज़ भी और एज़ पर एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस भी, क्या बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं, ये डिस्कस करके देन फाइनल आउटकम निकालना। ये होता है एचआर, कि एम्प्लॉय की भी रह जाए और कंपनी पॉलिसीज़ की भी रह जाए। सो ये होता है एचआर। कभी भी कोई एम्प्लॉय को ग्रीवेंस आ जाए, कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी तक नहीं बता सकता है, तो वो हमेशा एचआर को बताता है। ये होता है एचआर का काम। सो जो भी बोलते हैं ना कि एचआर क्या ही काम करता है, अगर जिस दिन आप एचआर बन जाएंगे ना, आप ये क्वेश्चन पूछना छोड़ देंगे। सो या कमिंग टू द पॉइंट्स जो मैंने अपनी एचआर जर्नी में एक्सपीरियंस किए हैं, द वेरी फर्स्ट इज़ रिलेशनशिप विद स्टाफ को हमेशा ही लिमिटेशंस में रखना, उनको रूल बुक गिनवाना ज़रूरी नहीं होता है। एज एन एचआर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने स्टाफ को ये भरोसा दिलाएं कि आप हैं उनके साथ, वो आपके साथ कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर कभी अपने पेशेंट की जॉब पोजीशन को देख के ट्रीटमेंट नहीं करता है, सेम उसी तरह एक एचआर को अपने अंडर आने वाले हर एक पोजीशन के स्टाफ के साथ इंटरेक्शन हमेशा बना के रखना चाहिए, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो चाहे वाइट कॉलर पोजीशन हो, बिकॉज interaction and core communication only leads to problem solving. Yeah, our second point is office environment. बहुत बातें होती हैं इस बारे में कि ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने भी एक पॉइंट में डिस्कस किया कि आज की जनरेशन मांगती है क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो क्या है ये क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट? यही है कि ऑफिस का माहौल टॉक्सिक ना हो, क्योंकि एक एम्प्लॉय अपनी विल पावर जब तक है वो काम करता है। जहाँ उसका माहौल टॉक्सिक होने लगा, उसके माइंड में सबसे पहला थॉट आता है कि मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। सो हमेशा ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, टॉक्सिक ना होने दें, अपनी लेवल पे ट्राई करते रहें कि टॉक्सिक ना हो। एक एचआर ना हमेशा, एक एचआर के लिए उसके एम्प्लॉय के मुंह से ये ना हमारा एचआर है तभी निकलता है जब आप उस एम्प्लॉय को रूल्स भी सिखाएं और उनके साथ उनकी खुशियों में घुल मिल के मोमेंट्स एंजॉय भी करें। अवर थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। उनको कुछ नया सिखाओ। रोज़ के घिसे पिटे काम तो वो कर ही रहे हैं, उनका केआरए है, बट उनकी ग्रोथ के लिए उनके काम से हट के किसी टॉपिक पे आप उनको ट्रेनिंग दो ताकि उनका दिल भरने ना लगे काम से, वो एक्साइटेड फील करें, ऐसा कुछ नया सिखाओ, क्योंकि उनके साथ साथ आप भी कुछ सीख रहे हो। अवर फोर्थ पॉइंट इज रिकॉग्निशन ऑफ वर्क। क्या होता है ये रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन टॉपिक? हम जब एचआर में पढ़ते हैं तब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमें पता होता है कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इससे, तो हम अपना रट्टा मार के या फिर उस चीज़ को समझ के कुछ लिख देते हैं, बट तब हमें पता नहीं होता क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का। जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ना, तब वो अपने केआरए के साथ ज्वाइन करता है। उसे पता होता है कि ज्वाइनिंग के बाद उसे क्या क्या काम करना है। वो न्यू ज्वाइनी अपने वर्थ को प्रूफ करने के लिए बहुत मेहनत करता है, पर अगर उसकी उस मेहनत को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, नोटिस ना किया जाए, जस्ट मीटिंग में सबके सामने उसकी उस मेहनत को अप्रिशिएट ना किया जाए, क्योंकि जस्ट वन क्लैप कैन रिजल्ट ट्रिमेंडसली। अगर ये सारी चीज़ें ना की जाए ना, उसको उसके काम के लिए प्रेज़ ना किया जाए, उसको ये ना फील कराया जाए कि वो बहुत वैल्यूएबल है कंपनी के लिए, तो उसका आउटपुट वो देना कम हो जाता है। सडन परफॉर्मेंसेस क्यों डाउन होते हैं? क्योंकि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसको डीमोटिवेशन फील होने लग जाता है, विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन। अवर फिफ्थ पॉइंट इज रिटर्न। हर एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को काम करने के लिए ही ज्वाइन करता है, पर क्या कंपनी उसके बदले में उसे कुछ रिटर्न देती है? जैसे चाहे कोई भी छोटा या बड़ा गिफ्ट, हर एक एम्प्लॉय कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर डिजर्व करता है, जैसे कि एक छोटा सा पिकनिक, या फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए कोई कैश प्राइज, या फिर कोई प्रेजिंग कार्ड्स, कुछ भी छोटे से बड़ा। इससे होता ये है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन फील करता है और उसकी उस कंपनी में वैल्यू है, ये फील करता है। अवर सिक्स पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट, जिसको आप अपने बचपन से एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। जब हमारे घर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता था, तब हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था उसमें, बट अगर जैसे कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो, चाहे कुछ भी ऐसा डिसीजन जिसमें आप बोल सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, तब जब आपसे पूछा जाता था आपके मम्मी पापा के थ्रू कि तुम बताओ क्या करना है, तब हम कितना इंपॉर्टेंट फील करते थे, है ना। सेम बड़ी बड़ी कंपनी पॉलिसीज़ में तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता रादर देन सीनियर्स, है ना।
तो आप अपने एम्प्लॉय से, जैसे कोई सेलिब्रेशन है ऑफिस में, कुछ भी कल्चरल इवेंट करवानी हो या फिर ऐसा कोई भी छोटा मोटा डिसीजन जिसमें वो अपनी राय दे सकते हैं, ये आप समझ सकते हो एज एन एचआर, तब उनसे ज़रूर पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि हम इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, आप अपने डिसीजंस बताओ, आप अपना सजेशन दो। तो इस चीज़ से होता यह है कि उनकी क्रिएटिव माइंड को भी चालना मिलती है, वो भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। उनका माइंड भी एकदम जो काम कर रहे हैं बस उसी उसी में नहीं रहता, और वो बहुत स्पेशल फील करते हैं। उनको भी ये लगता है कि मुझसे भी पूछा जा रहा है। आप एज एन एचआर खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आपका बॉस आपसे किसी भी रूल को बनाने से पहले या फिर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपसे सजेशन ले रहा है, तब एज एन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव वो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। आप ये सोचते हो कि मेरी वैल्यू है, मेरे सजेशन की वैल्यू है, कंपनी पूछती है कि मैं क्या सोचता हूँ। सेम आप भी अपने अंडर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके साथ ही कीजिए। इन्वॉल्वमेंट बहुत अलग इफेक्ट डालती है मेंटालिटी पे। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने एम्प्लॉय रिटेंशन जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। मोर सच वीडियोस आते रहेंगे एचआर डोमेन से। अगर कोई टॉपिक्स आपको चाहिए कि मैं बनाऊँ उस टॉपिक पे, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मुझे बिल्कुल बताइएगा कि कैसा हमने डिस्कस किया, आपको पसंद आया नहीं आया, एंड ऑल दिस पॉइंट्स। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब, लाइक एंड थैंक यू।